आज का बजट इस मामले में एकदम अलग है, क्योंकि हर बार बजट की में बात होती थी 1 साल या 5 साल की। इस बार में बजट की बात हो रही है पूरे अमृत काल की। जैसे हम जानते हैं कि हिंदुस्तान अपनी आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहा है, और जब हम 100 वर्ष में पहुंचेंगे तब क्या क्या होना चाहिए, इस बजट में इस पे बहुत डिटेल में बात हुई है। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई है, भविष्य की बात हुई है, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने की बात हुई है। 25 साल के बाद हिंदुस्तान कैसा दिखना चाहेगा, इस पे बात हुई है। उसके लिए बहुत बड़े चेंजेस की जरूरत है और बहुत बड़े खर्चों की जरूरत है। एक्सपेंडिंग को बढ़ाया गया है इस बजट में, और ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस किया गया है। ज्यादा से ज्यादा जो है वो, जैसा हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी पे फोकस किया गया है। हमारे जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अभी जो पीएम गति शक्ति योजना को लागू किया गया था, जिसमें रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट, सारे पोर्ट्स और हमारा मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज और लॉजिस्टिक इंफ्रा आता है, इसको जो है वो पीएम गति शक्ति योजना के तहत जो है वो इस बार एक्सपेंडिंग की बात हो रही है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पैसा पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। और जैसा हमने इस पेंडेमिक सीजन में देखा है कि हिंदुस्तान ने फिर भी 9.2 की जो है वो जीडीपी ग्रोथ को अचीव किया है। और अभी जो बात होने जा रही है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात होने जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो। अगर हम बात करें तो इस बार जो रोड्स पे ही बात करें, सबसे पहले अगर हम रोड्स पे बात करते हैं तो करीब 25,000 किलोमीटर के नए हाईवेज बनाने की बात हो रही है। एक जो है वो डेस्टिक पोर्टल को लॉन्च करने की बात हो रही है। 2000 से ज़्यादा जो है वो किलोमीटर रेलवेज में जो है वो कवच योजना के तहत जो है वो 22-23 में डेवलप किया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा रेल की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव है। इसके अलावा हमने अभी तक बात की थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। यहाँ पे जो है वो हर जो है वो काफ़ी सारे रेलवे स्टेशन को जो है वो नए वंदे भारत ट्रेन से जोड़ा जा रहा है। और वन प्रोडक्ट वन रेलवे स्टेशन की बात हो रही है, जो वहाँ के रेलवे जो उस पर्टिकुलर स्टेशन में आने वाले प्रोडक्ट है उसको बढ़ावा देने की बात हो रही है। पीएम गति के मास्टर प्लान जो एक्सप्रेसवेज के लिए हैं उन पे बात हो रही है। 100 जो है वो पीएम गति शक्ति टर्मिनल को फिर से रिवैम्प होने की बात हो रही है अगले 3 सालों में। तो ये बहुत सारा कुछ जो हो रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस के लिए हो रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च होगा। 1 लाख करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं स्टेट्स को, जो अपने अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर में इसी पीएम गति शक्ति योजना के तहत खर्च करेंगे, जो एक बहुत बड़ा बूस्टअप है। ये तो हमने रेलवेज की बात की। अगर हम बात करें जो है वो इस बार बहुत हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि हम मान के चलें कि अगले 25 सालों की बात कर रहे हैं, उसमें जो है वो हमारे शहर में रहने वाले लोग, जो अभी हम जिसको कहते हैं कि करीब 70% लोग गांव में रहते हैं, 30% लोग शहर में रहते हैं, लेकिन ये अर्बनाइजेशन जो है वो 50% तक पहुंचने वाला है। क्या हमारा जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसके लिए रेडी है? तो हाउसिंग और अर्बन प्लानिंग पे भी बहुत सारी बात हुई है, जिसमें हम सभी लोग जानते हैं पीएम आवास योजना में बहुत सारे लोगों को घर दिया गया है। इस बार भी जो है वो 48,000 करोड़ रुपए इसके लिए रिजर्व किए गए हैं, जिसमें करीब 80 लाख नए घर दिए जाएंगे लोगों को, जो एक बहुत बड़ा, एक न केवल घर, एक परिवार को जो है वो छत मिलती है, तो 80 लाख घरों से आप समझ रहे हैं कि 80,000 परिवारों को जो है वो एक छत मिलेगी। एक बड़ा स्टेप है। इसके अलावा जो बात हो रही है कि हम करीब जितने हमारे सब बहुत जगह पानी की बहुत प्रॉब्लम है, तो 60,000 करोड़ सिर्फ इसलिए कि है लोगों के घर तक टैप वाटर पहुंचे, वाटर सप्लाई यहाँ तक पहुंचे। इसके लिए करीब जो है वो 3.8 करोड़ हाउस होल्ड को चिन्हित किया गया है, जिसके लिए 60,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा जो है वो बहुत सारा जब जो अर्बनाइजेशन है उसमें बहुत सारी, जब हम बात कर रहे हैं 50% लोग यहाँ पे आके रहेंगे, शहरों में हो जाएंगे, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 50% जो अभी गांव में बसती है, तो करीब 25 सालों में ये मानना है। तो बहुत सारे प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम सेक्टर ऑफ जो है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात की गई है कि हिंदुस्तान में 5 ऐसे सेंटर इस्टेब्लिश किए जाएंगे, उसकी डिजाइनिंग, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के उस पर काम करेंगे, जिसके लिए हर सेंटर के लिए करीब 250 to 50 करोड़ रुपए रिजर्व किए गए हैं, जिससे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ी डिजाइनिंग और उससे इफेक्ट आएगा। इसके अलावा
जो भी स्टेट्स हैं उनको पूरे जो भी उनके बाईलॉज हैं उनको मॉडर्नाइजेशन, उनको फिर से जो है वो रिकॉस्ट करने की बात हो रही है, जिससे कि लगभग जो है वो लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके, ज़्यादा बेहतर ढंग से किया जा सके। तो हर स्टेट्स के जो भी बाईलॉज हैं, बिल्डिंग बाईलॉज हैं, उनमें फिर से काफ़ी कुछ चेंजेस होने की बात हो रही है। ज़्यादातर इस पे बात हो रही है कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की यूज़ करें। तो ये बजट जो आप देख रहे हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो अगले 25 सालों के लिए हमारे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे पूरे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारी जो है वो कनेक्टिविटी को कैसे बेहतर करे, इसलिए गवर्नमेंट ने इस पे बात की है कि करीब करीब ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा पीएम जो है वो गतिशक्ति योजना पे किया जाए, जिससे कि ना केवल जो है वो इकोनॉमी को बहुत बड़ा एक कवरेज मिले, एक्सपेंडिंग जाए, और उससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होगा, लोगों के हाथों में पैसा आएगा। जब आप जानते हैं रोड बनती है, मकान बनता है, तो हमारी सीमेंट, स्टील, हर इंडस्ट्री, इवन जो हमारा वर्किंग लेबर है उसके हाथ में भी पैसा जाता है। तो ये एक्सपेंडिंग गवर्नमेंट का दोनों तरीके से बेहतर है, ना केवल इसलिए कि जो है वो लोगों तक पैसा जाए, और इसलिए भी कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे एमएसएमईज पे। हमारे सबसे ज़्यादा व्यूवर्स एमएसएमई से आते हैं, तो ज़रूरी है उनको बताना है कि उनके लिए इस बजट में क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो पैंडेमिक में आई थी, जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारा रिलीफ दिया था, उसको मार्च 23 तक एक्सटेंड कर दिया गया, जो एक अच्छी न्यूज़ है। इसमें आप फंडिंग पा सकेंगे। इसके लिए 50,000 करोड़ रुपये और रिजर्व किया गया है। टोटल कवर जो इसमें मिलेगा वो 5 लाख करोड़ तक के गारंटी कवर मिलेगा इस क्रेडिट लाइन योजना जो भी हमारी स्कीम है इसके तहत। इसके अलावा सभी जान रहे हैं कि सारे सेक्टर्स में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आ गया, लेकिन अभी भी हॉस्पिटलिटी सेक्टर हमारा जो है वो बहुत प्रॉब्लम में है। तो उसके लिए अलग से एक एडिशनल फंड इस पर ईयर मार्क किया जा रहा है। सभी जानते हैं सीजीटीएमए स्कीम एमएसएमई सेक्टर की बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, जिसमें 2 करोड़ तक के आपको जो है वो विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी लोन मिलता है। उसको भी रिमैप होने की बात हो रही है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। इसके अलावा 2 लाख करोड़ रुपए और एमएसएमई सेक्टर के लिए अलॉट किए जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि जो भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उसमें नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए जो है वो एक रेट ऑफ जो टैक्स था उसको कम किया गया था, लोअर टैक्स रेजिम के तहत उसको और एक्सटेंड कर दिया गया है। ये पहले 2023 तक थी, अब इसको 2024 तक कर दिया गया है, जो एक लोअर आपको टैक्स पड़ेगा नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 6,000 करोड़ रुपए और कोर प्रोग्राम्स के जो है एमएसएमई रेट करने के लिए अगले 5 साल के लिए इसको अलॉट किए गए हैं। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि उद्यम और ई श्रम, NCS और असीम जो है वो पोर्टल्स हैं, इनको सबको क्लब करके इंटरलिंक करने की बात की गई है। और इसका भी जो भी लाइव डेटा है, जो ऑर्गेनिक डेटा है, इसको अलग अलग जगह गवर्नमेंट टू कस्टमर जो है वो B2C जो भी हमारा है, B2B सर्विसेज के लिए इसका यूटिलाइजेशन होगा। इसका सारा कुछ क्लब करने की बात हो रही है। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो हमारे जो है वो एमएसएमई सेक्टर्स के लिए लिया गया है। हम सभी जानते हैं कि एमएसएमई सेक्टर्स में जो भी हमारा जितने स्टार्टअप्स भी जो है वो ज़्यादातर एमएसएमई सेक्टर से ही आते हैं। स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत ध्यान रखा गया है। जैसे इस बार बात की गई है कि करीब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की है कि 5.5 लाख करोड़ रुपीस जो है वो स्टार्टअप में आया है, जो अलग अलग टी और जो है वो वीसी फंड के थ्रू आया है। इसको भी बहुत सारे इसमें और इसको कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए बहुत सारे मेजर्स लेने की बात हो रही है। जो हमारा आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी 10 साल के अंदर 30 साल जो है वो टैक्स एग्जेम्पशन हुआ करता था, उसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है पैंडेमिक को देखते हुए। ये भी बहुत अच्छा स्टेप है। सारे जो है वो हमारे जो एग्री बेस्ड स्टार्टअप्स है, जो रूरल एरिया में स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि नाबार्ड जो है वो रूरल एरिया में एग्री फंड्स के लिए बहुत काम करता है। वहाँ पे भी स्टार्टअप्स को फंडिंग होने की बात हो रही है। ये भी बहुत एक अच्छा स्टेप है जो हमारे सारे स्टार्टअप्स के लिए है। फंड ऑफ फंड्स की बात हो रही है। तो बहुत कुछ स्टार्टअप्स को इस बार बात की गई है। डिफेंस में स्टार्टअप के लिए बात की गई है। जो भी हम आप सभी जानते हैं कि डिफेंस में जितनी भी DRDO है वो सारे R&D करता है, लेकिन वहाँ पे भी SPV बना के स्टार्टअप्स के साथ काम होने की बात हो रही है। जितने एग्रीकल्चर में है, आप जानते हैं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी से सारा कुछ
जो लैंड रिकॉर्ड है, जो उनकी जो क्रॉप है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी को आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें जो किसी तरीके का कोई हार्म होने वाला होता है तो उसको भी पहले से ही ड्रोन के टेक्नोलॉजी के थ्रू कर लेते हैं। तो ऐसे सारे स्टार्टअप्स को भी यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट बजट में देने की बात हो रही है, तो ये बहुत अच्छा है। और खासकर अगर हम इसके बाद बात करें तो एग्रीकल्चर को जो है वो हमने देखा है किसानों को कितना सारा आंदोलन हुआ था। एमएसपी को गारंटी तो नहीं किया गया, लेकिन इस बार 2.37 करोड़ रुपीस जो हमारी रबी और खरीफ की फसल है उसके लिए एमएसपी रेट से जो है वो डायरेक्टली उनके बैंक्स में ट्रांसफ़र किया जाएगा, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। इसके अलावा जो भी जो मिलेट्स हैं उसके लिए भी बहुत सारी गवर्नमेंट काम कर रही है। इस बार इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जा रहा है, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑयल सीड आप जानते हैं कि बहुत सारा जो है वो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जिसमें हम अभी भी बहुत पीछे हैं। उसके लिए भी जो है वो ऑयल सीड प्रोडक्शन को भी इनहेंस करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गंगा है, आप समझ रहे हैं, गंगा पूरे गंगा एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, लेकिन गंगा के चारों तरफ जो है वो ऑर्गेनिक खेती के लिए जो है वो प्रोत्साहन देने के लिए बात हो रही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वो जो लैंड है गंगा के आसपास, वो लैंड जो है वो ऑर्गेनिक लैंड ज़्यादातर है और जिस पे हम ऑर्गेनिक खेती बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही है इस कॉरिडोर में, ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा बात हो रही है कि एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ाने की बात हो रही है, जो भी एक बहुत अच्छा स्टेप है। नॉर्थ ईस्ट के लिए एग्रीकल्चर में बहुत सारे रिलीफ देने की बात हो रही है। जो भी स्टार्टअप्स रूरल एरिया में आएंगे, जैसे अपने ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू बताया, और भी बहुत सारे उनको इंसेंटिव देने की बात हो रही है। केन बेतवा रिवर का जो लिंकिंग प्रोजेक्ट है उसमें करीब 44,605 करोड़ रुपए उसके लिए अनाउंस किए गए हैं, जो एक बहुत सारा फार्मर्स को बेनिफिट देंगे। तो ये सारा फार्मर्स के लिए भी बहुत कुछ जो है वो इस बजट में है, और हम इस बजट में ये पाएंगे कि हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनको भी एक बूस्टअप मिलेगा, एमएसएमई को भी बूस्टअप मिलेगा, और साथ साथ में हमारे एग्रीकल्चर जो हमारा किसान है, जो हमारी इकोनॉमी की जो है वो बैकबोन है, उसको भी एक सपोर्ट मिलेगा। अब बात करते हैं हम टैक्सेशन की। जैसे हम सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा किसी की अगर इंतज़ार होता है बजट में तो टैक्स रिफॉर्म की बात होती है, टैक्सेशन की बात होती है। लेकिन इस बार हम बात करेंगे कि जो है वो ना तो कोई बहुत ज़्यादा टैक्सेशन में चेंजेस आए हैं, स्पेशली इंडिविजुअल के केसेस में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, ये अच्छी बात भी है। लेकिन जहाँ तक बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि उनको रिलीफ मिलेगा, तो कोई रिलीफ भी नहीं मिला है। कुछ चेंजेस हैं जो कारपोरेट्स के कंसर्न में है, कोऑपरेटिव के कंसर्न में है, स्टार्टअप के कंसर्न में है। उन चेंजेस की हम बात कर लेते हैं। खासकर स्पेशली इस बार जो है वो हमारे क्रिप्टो को, या जिसमें हम वर्चुअल करेंसी की बात कर रहे हैं, वो भी उसको भी लागू किया जा रहा है। साथ साथ उस पर वो टैक्सेशन के जो है वो नॉर्म्स भी आए हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जो कोऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बात हुई है। तो जैसे मैट की हम बात करते हैं, कंपनीज के लिए वो 15% है, और वो कोऑपरेटिव्स के लिए 18.5% हुआ करता था, जिसको रिड्यूस किया गया है, दोनों को एट पार लाया गया है। जो 15% कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे भी मैट होगा, तो ये बेहतर है हमको जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। कारपोरेट सरचार्ज जो है वो 12% से 7% रिड्यूस कर दिया गया है, जिनकी भी इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में थी। ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। और जो हम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते थे, जहाँ पे बहुत कुछ अगर डिजिटली बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स आज की डेट में जो है वो बाहर आते हैं, और वो शायद वो ओमिट हो जाते हैं एरर की वजह से या किसी वजह से रह जाते हैं, तो उसको करेक्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी गई है। जो भी असेसमेंट से लास्ट आपका असेसमेंट है, जिस ईयर में ये ओमिट हुआ है या ये एरर फाउंड की गई है, उस असेसमेंट ईयर्स के 2 साल तक आप इसको चेंज कर सकते हैं, जो एक बहुत अच्छा रिफॉर्म है। हम बात कर रहे हैं कि जिसमें अपील की बात करें, तो वहाँ पे भी एक रिफॉर्म दिया गया है कि जहाँ पे अपील्स जो है वो मैटर ऑफ लॉ होता है, कोर्ट में पेंडिंग होता है, उसमें जो है वो अपील्स को आपको दोबारा वेट करने की बात की गई है। तो एक अच्छा है, बार बार उसी टाइप की अपील फाइल होती रहती हैं जब तक वो केस नहीं डिसाइड हो जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की भी बात करें, तो वहाँ पे जो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं उसमें भी जो सरचार्ज है वो मैक्सिमम 15% तक के कर दिया गया है, जो एक अच्छा इनिशिएटिव है। ये
बेहतर है। जहाँ तक इंडिविजुअल हम की बात करें तो हम सारे स्टेट एम्प्लॉइज, सेंट्रल जो है वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को जो उनका क्लेम होता था एनपीएस कंट्रीब्यूशन, वो 14% और 10% था, जिसको अब इक्वली स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी 14% कर दिया गया है, जो बेहतर है। अगर हम स्टार्टअप्स के लिए बात करें तो जो हम सभी जानते हैं, किसी भी 10 साल में लगातार 3 साल के लिए टैक्स एग्जेम्पशन हुआ करता था, जिसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, 2023 के लिए तक उसको कर दिया गया है, जो बेहतर है। एक हम सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए आप जो भी हमारे एक लोअर टैक्स रिजिम चल रही थी, उनको उसको और एक्सटेंड कर दिया गया है, जो मार्च 2023 तक थी, उसको मार्च 2024 तक कर दिया गया है। ये एक बेनिफिट है। जहाँ तक कारपोरेट की बात हम करें, अगर हम डिजिटल करेंसी की बात करें तो पहली बार ये बात हो रही है कि रुपी करेंसी डिजिटल में लॉन्च की जाएगी, जिसको आरबीआई मॉनिटर करेगा। तो एक तरीके से जो लोग क्रिप्टो की बहुत सारी बातें कर रहे थे कि गवर्नमेंट शायद उसको पूरी तरीके से बैन कर दे, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया है जब वो अपनी रुपी करेंसी लेके आ रही, क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी जिसको हम कह सकते हैं। तो ये एक अच्छा स्टेप है। वो लोग जो क्रिप्टो में डील कर रहे हैं या करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए डरने की बात यह है कि अब इसको टैक्स रिजिम में लाया गया है, 30% तक इस पर टैक्स लगेगा। इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अलावा किसी भी तरीके की कॉस्ट का कोई भी सेटबैक नहीं मिलेगा। इसमें कोई भी लॉस जो भी है वो उसका सेट ऑफ नहीं मिलेगा। अगर आप जो है वो इसको डिजिटली अपने डिजिटल एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो 1% का टीडीएस लगेगा। और अगर आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो जो है वो सेक्शन 56(2)(10) में इसको जो है वो ये माना गया है कि टैक्स पेयर के हैंड में ये टैक्सेबल होगा। तो लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो है वो डिजिटल करेंसी पे एक मन बना रही है, जो डिजिटल या क्रिप्टो के लिए बहुत अच्छी खबर है, जो लोग इसको करना चाहते हैं। और ये ज़रूरी है, गवर्नमेंट से मॉनिटर होगी तो दिन रात ये नहीं बढ़ेगी जैसे आजकल बढ़ती है घटती है, लेकिन ज़रूर इसमें जो है वो काम करना आसान हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम कुछ और अमेंडमेंट की बात करें तो जैसे कोई भी पर्टिकुलर रेट केसेस में कुछ भी अगर सीज्ड होता था आपके पास, तो उसका जो है वो ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस उसका सेट ऑफ मिलता था, उसको अभी जो है वो पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो किसी भी तरीके की जो आपकी अनडिस्क्लोज इनकम सर्वे या सर्च के केस में जो है वो आइडेंटिफाई की गई है आपकी, तो उसमें किसी तरीके से जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं उनको सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। ये एक बड़ी खबर है ऐसे लोगों के लिए जिनके रेट मतलब जो उसमें डील करते हैं या ऐसे होने के चांसेस हैं, उन पे बड़ी लाइबिलिटी अब आएगी। इसके अलावा जो हमारे जितने अनलिस्टेड शेयर्स हैं उन पे उनका सरचार्ज जो पहले बहुत था 28.5 था, वो 23% कर दिया गया है। अभी भी काफ़ी कुछ है, लेकिन इसके अलावा इसको मतलब कम किया गया है, ये तो सच है। जो आप ऑफ शोर बैंकिंग यूनिट्स या आईएफएससी की बात करते थे, उसमें जो है वो इनकम को जो है वो एग्जिबिशन प्रोवाइड किया जाएगा, बेहतर है। इसके अलावा एक छोटा सा अमेंडमेंट और है, जो हमारे सरचार्ज और सेस हुआ करते थे, लेवीड हुआ करते थे, उसको हम लोग उसको बिजनेस एक्सपेंडिचर की तरह अलाउड था, वो अब अलाउड नहीं है। ये सारे डायरेक्ट टैक्सेस के कुछ अमेंडमेंट हैं। बाकी सारा टैक्स स्लैब वही रखा गया, डिडक्शंस वही रखे गए, किसी तरीके का कोई एडिशनल रिलीफ या एडिशनल टैक्स लगाने की बात नहीं हुई है। आप जानते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे चेंजेस नहीं आते हैं, क्योंकि अब हम सभी जानते हैं कि जीएसटी काउंसिल के थ्रू ये हर मंथली मीटिंग्स में ये सब रिव्यू होते रहते हैं। लेकिन फिर भी इनडायरेक्ट टैक्स में अगर हम कस्टम ड्यूटीज़ की बात करें तो कुछ चीज़ें ज़रूर सस्ती होंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो है वो चीज़ें लाई गई हैं जिससे कि यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग, खासकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले। तो कुछ फ़ोन्स पे, चार्जर्स पे, ट्रांसफार्मर्स पे इस ड्यूटी को घटाया गया है, लेकिन साथ साथ में करीब 350 ऐसे एग्जम्पशंस आइटम्स थे जो केमिकल, ड्रग्स, एग्री प्रोडक्ट से रिलेटेड थे, जिनको फेज आउट कर दिया गया है, जिसकी वजह से एक बहुत कुछ कंसेशनल जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ थी वो विड्रॉल हुई हैं। तो कुछ चीज़ें महंगी भी होंगी, लेकिन अगर हम बात करें क्या सस्ता होगा और क्या महंगा होगा,
तो मोबाइल फ़ोन्स, मोबाइल चार्जर, उनके एसेसरीज़ ये सस्ते होने की बात हुई है। कुछ क्लॉथ्स और जेम्स और ज्वेलरीज, डायमंड्स की सस्ते होने की बात होगी, इस बजट के बाद सस्ते होंगे। इसके अलावा जो है वो कुछ केमिकल्स जो पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ को नीड होते हैं वो सस्ते होंगे। कुछ केमिकल जो है जैसे इंक्लूडिंग मेथनॉल जो है वो थोड़ा सा सस्ता होगा। इसीलिए जो है स्टील का जो स्क्रैप है उसमें कंसेशनल जो स्टैम्प ड्यूटी, जो कस्टम ड्यूटी हुआ करती थी, उसको 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। तो ये थोड़े से, लेकिन ज़्यादातर आइटम, क्योंकि बहुत सारा जो है वो डंपिंग को रोकना है, बहुत सारे अपनी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना है, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है, तो ज़्यादातर इम्पोर्टेड आइटम्स कॉस्टली होंगे और उन पे जो है वो किसी न किसी तरीके से जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटी इंक्रीज ही हुई है, जिसको हमारे इंडस्ट्री की अच्छे के लिए देखा जा रहा है कि हम मेक इन इंडिया की तरह, आत्मनिर्भर भारत की तरह डिफेंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, जिससे कि हम ना केवल फॉरेन करेंसी अर्न करें, साथ साथ में हम ये भी करें कि हमारी फॉरेन करेंसी बाहर जाए नहीं। अब हम बात करेंगे बहुत सारी और एस्पेक्ट पे जो इस बजट में कवर किए गए हैं। हम एजुकेशन से शुरू करते हैं। एजुकेशन सभी जानते हैं कि अभी हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी जो है वो आई हुई है, जो इसको हमको स्टार्ट करना है, लेकिन पेंडेमिक की वजह से सारे जो है वो स्कूल्स, कॉलेजेस के बच्चे सबसे ज़्यादा 2 साल में इफ़ेक्ट हुए हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने स्पेशली पीएम ई विद्या को लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। ये करीब 200 टीवी चैनल्स होंगे, जो हर क्लास के लिए एक टीवी चैनल होगा, और इसको रीजनल लैंग्वेजेस में भी लॉन्च करने की बात हो रही है। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा उन बच्चों के लिए जो कॉलेज स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिनके पास मोबाइल जो है स्मार्ट मोबाइल फ़ोन नहीं है। गांव तक जो है वो सभी जगह तक टीवी चैनल पहुंचता है और ये चैनल लॉन्च होंगे, तो बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। दूसरा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के जो कोर्सेज हैं, ज़्यादातर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको भी इस तरीके से रिवाइज करने की बात हो रही है कि वो जो है वो नेचुरल एग्रीकल्चर पे, जीरो बजट और ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, और जो है वो मॉडर्न डे की जो एग्रीकल्चर टेक्निक है उनको इन्वॉल्व करके पूरी एग्रीकल्चर कि जो हमारा कोर्स है उसमें बहुत सारे चेंजेस की बात हो रही है, जिससे कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा सके। एक डिजिटल यूनिवर्सिटी भी फॉर्म करने की बात हो रही है। आप सभी जान रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल कंटेंट की कितनी इंपॉर्टेंस हो गई है। शायद अब उतनी बुक्स उतनी रिलेवेंट ना रह जाएं, तो डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात हो रही है जो पूरी एजुकेशन को स्पोक और हब मॉडल में प्रोवाइड करेगी। तो ये भी बहुत अच्छा जो है वो इनिशिएटिव है। और इसके अलावा जो है वो कोशिश की जा रही है कि जितना से ज़्यादा ऑनलाइन कंटेंट को बढ़ावा दिया जा सके, चाहे वो स्किलिंग में हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेजेस हो, चाहे वर्चुअल ट्रेनिंग हो, इन सबको बढ़ावा देने के लिए एजुकेशन में बहुत कुछ चेंजेस आने वाला है। हमने इस पूरे बजट को देखा है, वो टेक्नोलॉजी और जो है वो कम्युनिकेशन पे ही जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड है। अगर हम फाइनेंस की बात करें, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें, फाइनेंस को कहाँ तक पहुँचाने की, तो बहुत सारे चेंजेस इस बार लिए गए हैं। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं कि 1 लाख करोड़ का जो है वो फंड स्टेट्स को दिया जा रहा है, जो यूटिलाइज करेंगे वो 2022 और 23 में अपने अलग अलग जो है वो जो पीएम गति शक्ति योजना है और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। डिजिटल रुपी भी जो है वो आरबीआई जारी कर रही है। ये भी एक फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा, जो है प्राइवेट कैपिटल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लाने की बात हो रही है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। जितने हमारे 100% पोस्ट ऑफिस हैं आज की डेट में, 1.5 लाख से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस हैं, उनको इक्विप्ड करने की बात हो रही है। वो चाहे नेट बैंकिंग हो, मोबाइल बैंकिंग हो, एटीएम हो, किसी भी तरीके के ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र के लिए इन सबको इक्विप्ड करने की बात हो रही है, जिससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है फार्मर्स और सीनियर सिटीज़न को मिलने वाला है। इसके अलावा जो है वो फैसिलिटेट जो है वो क्रॉस बॉर्डर जो है वो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, जिससे कि जो है वो हमको डेब्ट जो है वो रिकवर करने में ज़्यादा आसानी हो। इस पर जो है वो स्पीड अप जो हमारे वॉलंटरी वाइंडिंग अप प्रोसीजर है कंपनीज का, उनको और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हम जान रहे हैं कि 75वें वर्ष में हम चल रहे हैं, तो 75 डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया जाएगा। हमारे जितने शेड्यूल बैंक हैं उनको डिजिटल जो है वो
पेमेंट्स के लिए डिजिटल बैंक इस्टेब्लिश करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप आएगा हमारे पूरे डिजिटल पेमेंट सिस्टम में, क्योंकि अभी भी जो है वो शेड्यूल्ड बैंक जब डिजिटल बैंक इस्टेब्लिश करेंगे 75 और धीरे धीरे ये बढ़ेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो है वो सेंटर को भी जो है वो गिफ्ट सिटीज़ में इस्टेब्लिश करने की बात हो रही है। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो गिफ्ट और IFC के लिए जो है वो उनको रेगुलेट करने के लिए बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ों को अलाउ किया जा रहा है, ज़्यादा जो है वो ट्रांसपेरेंसी के लिए, ज़्यादा क्विक जो है वो डिजिटल पेमेंट सिस्टम के लिए, ज़्यादा बेहतर ढंग से फाइनेंशियल इंक्लूजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मनी ट्रांसफ़र को जो है फास्ट करने के लिए बहुत अच्छा स्टेप है। इस बजट में उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए जो है वो ये सारे स्टेप्स लिए जाएंगे। फिर हम बात करते हैं टेलीकॉम की, जो बहुत ही हमारी किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होता है। इस बार हम सभी 5G की बात कर रहे हैं, तो सारे जो स्पेक्ट्रम 5G का है उसको ऑक्शन करने की 2022 में ही कोशिश की जा रही है कि 2022 में इसको हम लोग जो है वो गवर्नमेंट रोल आउट करेगी, ऑक्शन करेगी। डिज़ाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग की बहुत फोकस किया जा रहा है। 5G में जो है वो ये कोशिश की जा रही है कि सारा कुछ जो है वो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव प्लान के थ्रू यहीं पे जो है वो डेवलप किया जाए, जिससे कि हम अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड और मोबाइल कनेक्शंस प्रोवाइड कर सकें, स्पेशली रूरल और अर्बन जो बैकवर्ड एरिया, रिमोट एरियाज़ हैं, इस पर बात हो रही है। 5PC ऑफ USO फंड की बात हो रही है, जो R&D और टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन में स्पेशली टेलीकॉम सेक्टर में यूज़ किया जाएगा। पूरा जो है वो जितना फाइबर नेट है उसको PPP मोड में जो है वो भारत नेट के थ्रू गांव-गांव तक पहुंचाने की बात हो रही है। हर गांव में जो है वो वही फैसिलिटीज़ डिजिटली मिले जो किसी शहर में है। इसके लिए गांव जो है वो बहुत जो है वो गवर्नमेंट जो है वो गांव तक अपने जितने फाइबर नेटवर्क को पहुंचाने की बहुत कोशिश कर रही है। कोशिश है कि 2022-23 तक इसको पूरा किया जाए। प्लस जो डाटा सेंटर और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, ये आप समझते हैं कि आज की डेट में कितनी इंपॉर्टेंस है। इसको बैंकिंग फंडिंग चैनल में लाने के लिए इसको इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है वो दर्जा दिया जा रहा है। ये भी टेलीकॉम को बहुत इम्प्रूव करेगा, बहुत सपोर्ट करेगा। तो ये बात हो गई टेलीकॉम सेक्टर की, जो रिफॉर्म्स आने वाले हैं, जो इस बजट में अनाउंसमेंट होने वाले हैं, जो पॉलिसीज अभी डिटेल बजट आएगा उसमें बहुत सारे जो है वो आएंगे। आज जो स्पीच के तहत पता चल रहा है उस पर हम हाईलाइट कर रहे हैं। अब बात करते हैं डिफेंस की। आज हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो बहुत बड़ा इंपोर्टर है डिफेंस जो है वो इक्विपमेंट का, टेक्नोलॉजी का जो है वो, लेकिन बहुत कोशिश हो रही है इसमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए। अभी जो भी कैपिटल डिफेंस सेक्टर के लिए यूटिलाइज हो रही है उसमें लोकल इंडस्ट्रीज को 68% तक का प्रोक्योरमेंट का कोशिश की जा रही है कि यहीं पे प्रोक्योर हो। प्लस जो है वो डिफेंस का जो R&D सिस्टम है उसमें जो है वो स्टार्टअप और इंडस्ट्रीज को और एकेडमिया को लाने की कोशिश की जा रही है। उसमें जो है वो 25% R&D का बजट यूटिलाइज किया जाएगा। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर को भी जो है वो डिज़ाइन और डेवलपमेंट में सारे मिलिट्री इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की जा रही है। जो DRDO और उसका जो है वो SPV के मॉडल पे इस्टेब्लिश होगा। तो ये डिफेंस में कोशिश की जा रही है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। इससे बहुत सारा हमने अभी देखा है कि हम जो है वो मिसाइल्स भी एक्सपोर्ट करने लगे हैं। तो फर्स्ट टाइम हमने मिसाइल्स को एक्सपोर्ट करना शुरू किया। इसी तरीके से ना केवल हम जो है वो इस पर आत्मनिर्भर होंगे, धीरे धीरे हम इसमें जो है वो फॉरेन करेंसी भी ला पाएंगे, एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। इसके अलावा जैसे हम समझ रहे हैं कि आज की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बहुत तेज़ी से आने वाले हैं, और बहुत तेज़ी से जब आएंगे तो जो है वो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी भी गवर्नमेंट लाने की बात कर रही है। जो है वो प्राइवेट सेक्टर को इसके लिए भी जो है वो इनकरेज किया जा रहा है कि वो सस्टेनेबल और इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स लाए फॉर बैटरी और एनर्जी के जो है वो सर्विसेज को एक पूरा ईवी इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए। तो ईवी के जो हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहे हैं उसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट ने इस पर बात की है। इसके अलावा सोलर, हम जानते हैं कि जो है वो बहुत गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है कि सोलर
जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सोलर स्ट्रेंथ जो है वो हमारी एनर्जी में, पावर सेक्टर में सोलर से पावर आना शुरू हो, इसलिए 19,500 करोड़ रुपए इसके लिए जो है वो PLI जो है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के तरीके से इसके जो है वो सोलर मॉड्यूलर्स जो है उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए गवर्नमेंट ने अलॉट किया है। ये बहुत अच्छा स्टेप है, इससे सोलर इंडस्ट्री के साथ साथ पूरे एनर्जी सेक्टर को एक बूस्ट मिलेगा। पासपोर्ट की बात हुई है, इसमें हम लोग सभी जानते हैं कि पासपोर्ट की बहुत जो है वो टीडियस जॉब होता है, किसी भी पासपोर्ट को बनवाना, उसको कैरी करना, उसको फिर जो है वो रिन्यूअल कराना। तो पासपोर्ट अगर हो जाएगा तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो स्टेप होगा, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक स्टेप होगा। इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत सारा यूज़ हो रहा है। इससे जैसे कुछ इसके बेनिफिट्स हैं कि आप कुछ ही सेकंड में इसको रीड कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली कहीं पे भी उसको पढ़ने में और उसमें रिकॉर्ड करने में टाइम लगता है। तो अगर ये पासपोर्ट हो जाएगा तो वो बेनिफिट होगा। इसमें प्रोटोटाइप के लिए यूएस गवर्नमेंट से टाई अप किया जा रहा है। इसमें जो है वो फ्रंट और बैक कवर जो है वो में आप कहीं ना कहीं पे जो है वो इसके में चिप का सिलिकॉन चिप का इस जो है वो यूज़ होगा, जिसमें करीब 64 किलोबाइट तक मेमोरी रख सकते हैं। रफली ये 30 विजिट का रिकॉर्ड रख सकता है। इसमें जो है फोटोग्राफ और फिंगरप्रिंट्स भी इस्टेब्लिश किया। तो ये पूरा एक बहुत बड़ा जो है वो बेनिफिट होगा पासपोर्ट का, जो गवर्नमेंट लाने की बात कर रही है। हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर में आप देख ही रहे हैं कि इस पेंडेमिक में हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है बहुत इम्प्रूव किया है। लेकिन अब जो गवर्नमेंट बात कर रही है, इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए की बात कर रही है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे जो भी हेल्थ से रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज हैं, हमारे जो फैसिलिटीज़ हैं, उनको एक ही जगह कैटर किया जा सके, जो सब जगह अवेलेबल हों। इसके अलावा पेंडेमिक में बहुत सारा जो है वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई हैं, जिसके लिए एक नेशनल टेल मेंथ हेल्थ प्रोग्राम को फॉर्म करने की बात हो रही है, जिसमें जो है वो 23 टेल मेंटल हेल्थ सेंटर्स को डेवलप करने की बात हो रही है, जिसको निम्हंस और को एक नोडल सेंटर की तरह बनाया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलोर जो है वो इसमें अपनी टेक्नोलॉजी की सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये बहुत पेंडेमिक से जूझ रहे लोगों को बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा हम जो है वो अगर बात कर रहे हैं कि रियल इस्टेट में इसमें कैसे, बहुत हम लोगों ने पहले भी आपको बताया कि अर्बनाइजेशन की बात हो रही है कि जब हम 100 साल पूरे करेंगे अपनी आज़ादी के, तब तक 50% से ज़्यादा लोग जो है वो पूरे के पूरे शहर में शिफ्ट हो चुके होंगे। तो 50% पॉपुलेशन को एकोमोडेट करने के लिए अर्बन लॉज में बहुत चेंज किया जा रहा है। एक वन नेशन वन रजिस्टर की बात हो रही है कि सारे आप कहीं पे भी अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं। पूरी लैंड की जियो टैगिंग की बात हो रही है। बहुत सारे रिफॉर्म्स की बात हो रही है जो पूरे रियल एस्टेट को और अर्बनाइजेशन को बहुत बढ़ावा देगा। अगर हम स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो स्किल डेवलपमेंट के लिए हमेशा गवर्नमेंट बहुत आगे चल के बढ़ के काम करती है। लेकिन इस बार जो बात हुई है बजट में, वो इंडस्ट्री के साथ उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क डेवलप करने के लिए बात हुई है। उनके NSQF कंप्लाइंट कोर्सेज की बात की गई है जो इंडस्ट्री ड्रिवेन हो, इंडस्ट्री के लिए हेल्पफुल हो। इसके अलावा जो है वो देश स्टेक की बात हुई है, जिसमें पूरे पोर्टल डेवलपमेंट की बात हुई है, जहाँ पे लोगों के स्किलिंग के लिए, रीस्किलिंग के लिए, अप स्किलिंग के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग का मोड जो है वो बेहतर किया जा सके। जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ऑनलाइन ट्रेनिंग और स्किलिंग पे बहुत जो है वो फोकस हो रहा है। इसके अलावा स्टार्टअप्स के लिए भी जो है वो ड्रोन शक्ति प्रोग्राम को लॉन्च किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन करेंगे, जो ट्रेनिंग में हेल्प करेंगे, स्किलिंग में हेल्प करेंगे। जितने हमारे स्टेट्स के IITs हैं उनको जो है वो इनेबल किया जा रहा है स्किलिंग के लिए। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इन सब स्किलिंग के बाद और हम जो सबसे ज़्यादा सभी का नीड है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, तो अगर हम बात करें तो जो अपने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम प्रोवाइड हुई थी, उससे 60 लाख जो है वो नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हुई हैं। और इसमें जो है वो आगे अगले 5 सालों में जो है वो 30 लाख करोड़ रुपए जो है वो प्रोडक्शन होना है, और इसके साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम बहुत ही हेल्पफुल हुई है, खासकर प्रोडक्शन सेक्टर के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो काफ़ी दिनों से इम्प्लीमेंटेशन पे है, और धीरे धीरे गवर्नमेंट ने जो है वो 25,000 से ज़्यादा कंप्लाइंसेस को पिछले सालों में कम किया है।
1486 जो है वो लॉस को ख़त्म किया है, जो बहुत सारे अननेसेसरीज लॉस थे। इसके बाद अब गवर्नमेंट जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 के साथ आ रही है, जिसमें इस अमृत काल में और से ज़्यादा जो है वो बिजनेस को इजी किया जा सके। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात हो रही है, जिससे कि लोगों की न केवल जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े, एक साथ साथ में उनको ईज ऑफ लिविंग भी उनके लिए बेहतर हो। हमारे पास एक पोर्टल है गवर्नमेंट का जो 2018 में लॉन्च हुआ था, परिवेश। उस परिवेश को भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ग्रीन क्लियरेंसेस को दे रहा है। इसके स्कोप को और बढ़ाया जाएगा, जिससे कि बेहतर से बेहतर जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम एक सिंगल विंडो सोल्यूशन प्लेटफॉर्म पे लाके और उसको जो है वो लोगों के लिए इजी बनाएं। एक बहुत बड़ा स्टेप हुआ है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के लिए। हम सभी जानते हैं गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में बहुत सारे पेमेंट डिले होते हैं, बहुत सारे पेमेंट्स फंस जाते हैं, लोगों के लिए पूरा पैसा ब्लॉक हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी गवर्नमेंट के रनिंग बिल्स होते हैं, वो रनिंग बिल्स का 75% पेमेंट विद इन 10 डेज में जो है वो गवर्नमेंट एजेंसीज को करना होगा। इसके अलावा जो है वो सारा गवर्नमेंट एजेंसी का जो बिलिंग सिस्टम है उसको ऑनलाइन ई बिल सिस्टम के तहत जो है वो लाया जाएगा, जिससे कि ना केवल आप ऑनलाइन बिल सबमिट कर सकते हैं, अपने बिल को ट्रैक भी कर सकते हैं वो बिल कहाँ पे है, और उससे रिलेटेड क्वेरीज भी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर और सप्लायर अपने रेस कर सकते हैं। तो ये पूरा ऑनलाइन ई बिलिंग सिस्टम अगर गवर्नमेंट सिस्टम में आ जाएगा तो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के साथ साथ पेमेंट को बहुत रिलीज जो है वो ईजी करेगा। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि हमको बैंक गारंटीज देनी पड़ती हैं, उसमें सिक्योरिटी बॉन्ड को देने की बात हो रही है, जिससे कि बहुत सारा पैसा जो है वो लोगों के लिए, लोगों के हाथ में आएगा। ये बहुत सारे जो है वो नॉर्म्स को चेंजेस किया जा रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारा जो है वो आज की डेट में जो है वो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और जो है वो कॉमिक, इस सेक्टर में बहुत सारे जॉब और बहुत सारा यूथ का एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। तो इसके लिए भी जो है वो एक प्रमोशन, इसको प्रमोशन करने के लिए, इसमें एम्प्लॉयमेंट और जनरेट करने के लिए AVGC जो है वो प्रमोशन टास्क फोर्स डेवलप की जा रही थी। बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस बजट में हैं। आज बजट स्पीच थी, जिसमें से कुछ पॉइंट हम आपके पास ला पाए हैं। अभी फाइनल जो है वो जब बजट आ चुका है, उसके फुटप्रिंट्स में बहुत सारी चीज़ें और भी होंगी, उस पर हम और डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन बजट आते ही सभी लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, ईगर होते हैं कि वो हमको क्या इफेक्ट कर रहा है। तो हमने कोशिश की है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, सोलर, आपका स्किलिंग, सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है, ये कैसे इफेक्ट करेगा। लेकिन हम जहाँ तक इसको कंक्लूड करने में यही कहेंगे, ये बजट जो है वो फ्यूचर को ध्यान में रख के दिया गया है। इस बजट में ऐसे कोई लुभावने सपने नहीं दिखाए गए हैं, लेकिन ज़रूर इसमें फ्यूचरिस्टिक विज़न है, जिसमें बात की गई है कि अगले जब हम अपने आज़ादी के आज 75 साल कंप्लीट कर रहे हैं, जब 100 साल कंप्लीट करेंगे, जब 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन शहरों में रहने लगेगी, जब हमारा पूरी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, तो हम कैसे जो है वो दुनिया के साथ, नई इकोनॉमी के साथ, नए चैलेंजेस के साथ कैसे कदम ताल कर पाएंगे, कैसे हमारे युवा जो है वो जो डिजिटल माध्यम से कम्युनिकेशन की स्किल्स को और बेहतर करके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट दे रही है उसका रियल यूज़ करके हिंदुस्तान को फिर से जो है वो जगत गुरु या दुनिया के एक अग्रणी देश में ला पाएंगे। ये सब हम लोगों की कोशिश है। इस बजट में जो है वो अच्छे अगले 25 सालों के प्लान की बात की गई है। ये जरूर एक अच्छा बजट है। मार्केट ने भी इसका एक बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया है। हम सबको भी इसको और डेप्थ में समझना पड़ेगा, लेकिन हम कहेंगे फ्यूचरिस्टिक बजट है, जिसमें सबके लिए जो है वो एक आगे देखने का समय है और आगे बढ़ने के लिए जो भी मिल सकता था वो गवर्नमेंट ने देने की कोशिश की है। थैंक यू।